हम आए हुए थे इको गार्डन, यहाँ पे हम और भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हमने उसके दौरान देखा कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी आग जल रही है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे लाइक पूजा अर्चना हो रही है। क्या इको गार्डन में अब इतनी स्थिति आ गई है कि यहाँ पे मतलब किसी चीज के लिए पूजा अर्चना भी हो रही, जैसे मंदिरों में होता है कि मुंडन होता है, श्राद्ध होता है किसी का, या नामकरण होता है। अब यहाँ पे इको गार्डन ये तो मतलब धरना स्थल एक तरीके से बन चुका है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये एक तरीके से धरना स्थल बन चुका है। तो यहाँ पे किस चीज के लिए पूजा हो रही है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक महंत बाबा जी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूजा हो रही है, फूल वगैरह जो सब कुछ चीजें होती हैं पूजा की वो सब कुछ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है विशाल धरना पावर कॉर्पोरेशन का। इसके तहत यहाँ पे जो है धरना भी हो रहा है और पूजा अर्चना भी हो रहा है। तो ये क्या कुछ मतलब धरना और पूजा अर्चना का क्या कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं? हम महंत जी से पूछेंगे ये क्या करवा रहे हैं, किस चीज की पूजा करवा रहे हैं। जी महंत जी, क्या नाम है आपका? देखिए ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। अच्छा। बीते मैं 80 दिनों से इको गार्डन पर अनशन कर रहा हूँ और हमारे जो पीछे बैठे हुए हैं आम जनमानस, वो भी 160 दिनों से मतलब धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बाद भी जब इनके साथी कहीं जाते हैं या कहीं मतलब कि मंत्री को घेरते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। अभी इन्होंने बताया कि मथुरा पर इनके साथियों के साथ में लाठी चार्ज हुआ। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें इस स्थिति पर आना पड़ा है कि खुद एक संत होते हुए योगी आदित्यनाथ जी उसके बाद में हम लोगों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि हम संत हैं, कहते हैं गोरखपुर पीठाधीश्वर। पूजा किस लिए हो रही है? हवन क्यों हो रही है? तो बता तो रहे हैं यार। वही नहीं, जैसे कि अरे बाबा जी को धुआं लग रहा है ना बाबा जी। तात्पर्य क्या है? देखिए ऐसा है, ये हवन का तात्पर्य ये है कि इन लोगों की बुद्धि किसी प्रकार से खुल जाए। बाकी ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी इतने जानकार खुद ही हैं कि हम लोग ये हवन क्यों करवाएंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी की बुद्धि बंद हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही तो कहेंगे ना, क्योंकि ऊर्जा मंत्री तो लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अब एक वही है राजा जो उत्तर प्रदेश के, जो कि उनकी बुद्धि बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जो आम जनमानस है उनके 600 परिवार हैं, वो तो बेघर हो रहे हैं ना, वो तो परेशान हैं। और हम एक तरफ कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि वो 4.5 लाख नौकरियां देते हैं, और उसकी दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे तमाम धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। कई महिलाएं आती हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए, कामाख्या की महिलाएं आई थी, यहाँ पे भूख हड़ताल तक की नौबत आई थी। और यहाँ पे अब भूख हड़ताल तो ठीक की बात थी, लेकिन अब ये पूजा का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये बड़े ट्विस्ट की बात है। तो हम बाबा जी से बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि योगी जी कहते हैं संसद भवन में कि ओवैसी तुम हिंदू अब बनकर रहोगे भारत में ना, तभी तुम रह पाओगे, पाकिस्तानी बनोगे तो नहीं रह पाओगे। उसके बाद में वो खुद ही बंटवारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इनके घर परिवार कहते हैं सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा को ये घोषित करते हैं, क्योंकि इनको सपा वालों ने वो दिया था, ज्वाइनिंग दिया था। इसके बाद में इन्होंने आया उनको निकाल दिया। मतलब ये आम जनमानस है ही नहीं, इनको तो पाकिस्तानी सिद्ध कर रहे हैं ना योगी जी। तो यहाँ तक बात आ गई है कि राष्ट्रवाद भी हो रहा है। इसी क्रम में इन लोग से भी बात करते हैं जो धरना स्थल पे ये लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं आखिरकार ये लोग? 160 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? क्या उपदेश है इनका जो है ये धरने का, और ये पूजा का क्या सिस्टम है? हम इनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से हूँ। आज 160 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं, और इस हवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय ऊर्जा मंत्री श्री पंडित श्रीकांत शर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो निकम्मे अयोग्य अधिकारी हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब ये होता है कि कहीं हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, तो हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू में यह मान्यता है कि हम लोग इसी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण महाराज की कथा सुनते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। अगर कोई काम बन नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। हम लोग पिछले 3.5 साल से लगातार अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे,
और संवैधानिक लड़ाई में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने भी यह आदेश दिया कि हमको मूल पद पे बहाल किया जाए, और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने भी यह आदेश दिया कि विभागीय रिक्तियों में इनका समायोजन किया जाए। लेकिन निकम्मे अधिकारियों की वजह से हमारा समायोजन नहीं किया गया। लास्ट में हम लोग मंत्रियों के दरवाजे चौखट खटखटाने के बावजूद जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन आकर के हमको इको गार्डन में रुकना पड़ा। इको गार्डन में 160 दिन हो गए, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा हमसे तो मिलने कोई नहीं आया। मतलब जो है एप्लीकेशन वगैरह आपने कहाँ दी? हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय कानून मंत्री जी को, माननीय श्रम और सेवा आयोजन मंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, तमाम मंत्रियों के कितने नाम गिनाए आपको, सभी को अपने प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी हम लोगों ने यह मान लिया कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार के यज्ञ करना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। अगर प्रदेश की मुखिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो यह प्रदेश जो है अराजक हो जाएगा, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, ताकि अभी भी जो है सरकार हमारे बारे में सोचे और हमारे साथ न्याय करे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष हमारे पश्चिमांचल के साथी जो है मथुरा स्थित आवास पर राधा वैली पर धरने पर शांतिप्रिय धरना कर रहे थे, अपने बीवी बच्चों के साथ धरना कर रहे थे, लेकिन ये अमानवीय मंत्री जी अपने सामने जो है उन निर्दोष कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, और उनके आंख में चोट आई है, किसी के पेट में, यहाँ तक कि कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं पुलिस वालों ने। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया इसी सरकार में और ऐसे ही अमानवीय लोग कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं जो है ये बहुत ही सोचने का विषय है कि अगर जिसको हम चुन के सरकार तो कहती है गुंडा राज खत्म है। सरकार खुद जब गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएगी तो फिर गुंडा राज कहाँ से खत्म होगा। माननीय मंत्री जी को यह सोचना चाहिए था कि अगर कोई फरियादी आपके दरवाजे पे आया है तो आप उसकी बात को सुनिए, प्यार से मोहब्बत से एक गिलास पानी पिलाइए, उससे पूछिए कि तुम्हारी समस्या क्या है। यह भारतीय परंपरा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सनातनी परंपरा नहीं है, यह भारत की परंपरा नहीं है कि कोई फरियादी आपके दरवाजे पर आए और आप उसको लाठी से मार के भगाएं। आप उसकी बात तो सुनिए, उसकी मांग जायज है नाजायज है वो बात का विषय है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने आपको चुन के वहाँ भेजा है, अगर चुन के हमने भेजा है तो हम उतार भी सकते हैं, इतनी ताकत होती है लोकतंत्र में। तो क्या होगा जो आगे आगमन वाले चुनाव है 2022 में, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? 2022 में चुनाव तो अभी 2-3 महीने हैं। इसके पहले इनकी जहाँ जहाँ रैलियाँ होंगी उन रैलियों में हमारे साथी जाएंगे, हमारे पीड़ित कर्मचारी जाएंगे, हमारा परिवार जाएगा, और उन रैलियों में अगर जितना हम विरोध कर सकते हैं इनका, उन रैलियों में शामिल होकर के विरोध करने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, हमारी मांग जायज है, जांच का विषय है, जांच कराएं, आश्वासन दें, हमारा काम करें, नहीं तो चुनावी रैलियों में विरोध प्रदर्शन सहने के लिए तैयार रहें। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि इतना स्तर ये हो चुका है कि इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इतना पूजा पाठ कराना पड़ेगा कि हाँ लोगों की बुद्धि खुले। तो अब क्या कर सकती है सरकार? सरकार को सोचना ही पड़ेगा इन लोगों के विषय में, क्योंकि 2022 के चुनाव करीब में है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन हमेशा चालू रहता है इको गार्डन में। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। देखते रहिए तीसरी आंख धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।